बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन वो स्टार्ट किया हुआ है और हमारे मोर देन 25 लेक्चर्स हो चुके हैं। और आज हमारा आर्टिकल होगा आर्टिकल नंबर 3.3 और 3.4 को आज हम कवर करेंगे। और इंशाल्लाह आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये अब आपके वो टॉपिक्स हैं जो आप 9th क्लास में 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं और आपको कंपैरेटिवली बाकी टॉपिक्स से वो आसान लगेंगे। और इंशाल्लाह जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपका सिलेबस भी कवर होता जा रहा है और आप सीख भी रहे हैं और क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं और आपका फ़ीडबैक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। तो चलें चलते हैं टॉपिक के ऊपर, आर्टिकल नंबर 3.3 के ऊपर। जी हाँ, आज आपके आर्टिकल नंबर 3.3 एंड 3.4 एक है आपका एक्सेलरेशन से रिलेटेड है और आर्टिकल नंबर 3.4 वो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? तो जैसा कि आप इससे प्रीवियस टॉपिक वेलोसिटी का पढ़ के आए हैं, उससे प्रीवियस आपने डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा। तो जैसे आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, इसी तरह आपका एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। उसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका फार्मूला आपका इसी तरह A इज़ इक्वल टू V/T होगा और आपका जो फार्मूला A इज़ इक्वल टू V/T और आपका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपका और डिमेंशंस आपकी LT-2 हो जाएंगी। तो ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले डेफिनेशन है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैथमेटिकल फार्मूला आगे आपको दिया हुआ है, A इज़ इक्वल टू ΔV/ΔT। जो ΔV है बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को, वेलोसिटी में चेंज को। वो चेंज कैसे आ सकता है? आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर आपका टाइम टेकन, जो आपका टाइम चेंज आता है वो नीचे। तो ऐसे यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसकी डिमेंशन हो जाएंगी LT-2। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डिमेंशंस और साथ आपकी स्केलर है, ये वेक्टर है, वो भी लिख लें तो और ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं उसकी टाइप्स को। जैसे आपने वेलोसिटी को पढ़ा, फिर वेलोसिटी की टाइप्स को पढ़ा, आपने अब एक्सेलरेशन पढ़ा है, तो एक्सेलरेशन की भी टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी आ जाती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? बेसिकली आपका टोटल चेंज इन वेलोसिटी जो है ना वो आपकी ऊपर आती है और टोटल टाइम टेकन वो नीचे। इससे आपको जो वेलोसिटी मिलती है वो आप उसको, जो एक्सेलरेशन मिलता है उसको आप कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, यानी चेंज इन वेलोसिटी जिसे हम ΔV कहते हैं वो ऊपर, द चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा जो है वो चेंज को शो करता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दिस चेंज टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल वो आपका T1 2 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है और T आपका 2 है, T1 आपका 2 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है और T2 आपका 5 सेकेंड है। तो चेंज इन टाइम क्या आ जाएगा? 5 - 2, तो वो 3 सेकेंड्स आ जाएगा। इस तरह आप चेंज निकाल लेंगे जिसमें वो आपका चेंज इन वेलोसिटी आता है। इस कॉल्ड दी एवरेज एक्सेलरेशन। और ये आपको एवरेज, AV मीन्स एवरेज और A मीन्स एक्सेलरेशन। वो कैसे आएगा? V2 - V1 ओवर ΔT। तो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर ओवर चेंज इन टाइम टेकन वो नीचे। तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी उसको हम कहेंगे एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे, जो आपका एक्सेलरेशन आएगा। आगे है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल चेंज। आपका वो चेंज, अगर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आए तो आप ऐसे एक्सेलरेशन को कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय अ इक्वल अमाउंट, ये है कीवर्ड, इक्वल अमाउंट, वेलोसिटी में चेंज आए इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे एक्सेलरेशन को आप कह देंगे आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, however the small the interval may be, then it is said to be in uniform acceleration. आगे आपका वेरिएबल, जिसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं।
आगे हम चलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन को आप कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका जो चेंज इन वेलोसिटी आना है वो आपका इक्वल नहीं आनी, आपके टाइम इंटरवल तो वही रहा, सेम रहेगा, सेम टाइम इंटरवल में आपको जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो इक्वल नहीं होगा। कभी आपका वो जो डेल्टा वी जो चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी, वो कभी ज़्यादा होगा और कभी कम होगा। इसीलिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज, ये है कीवर्ड, डज नॉट चेंज बाय इक्वल अमाउंट। पहले इधर क्या था, इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज, और अब क्या है, does not change by equal amount in equal interval of time. However, the small the interval may be, then it is said to be the variable acceleration. तो वो आपका variable acceleration होगा। आगे फर्दर टाइप डिस्कस करते हैं उसकी। पॉजिटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये क्या है, जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो आप कह सकते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और उसके नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो फर्दर नेम हैं, उसे डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इफ़ द बॉडी इज़ सेड टू बी द पॉजिटिव एक्सेलरेशन इफ़ द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। तो ये कीवर्ड है इंक्रीज़। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो आगे लिखा हुआ ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ डिक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन इज़ नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो नोन एज डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो ये दूसरे नाम हैं उसके, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो आपको ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन डिफाइन रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन की डेफिनेशन फिर आपकी यही होगी। आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लास्ट वन जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को उसने इधर एक्सप्लेन किया है। तो जैसा कि आपको मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बताया था, इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है वो आपका इंस्टेंट से निकला है, इंस्टेंट, और इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को। और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फिर कौन सा हो जाएगा, ऐसा एक्सेलरेशन जो आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर मेजर करते हैं, वो आपका एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू किसे कहते हैं, जो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो का मीनिंग है कि आपने जो टाइम इंटरवल लेना है वो बहुत ही कम लेना है, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लेना है। तो आप कह सकते हैं उसको कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉलोइंग द टाइम टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये है कि जो आप टाइम इंटरवल लेंगे बहुत ही स्मॉल लेंगे, अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसका फार्मूला यही हो जाएगा ए, और आगे आपने लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस, कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। वो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो ये था आपका उसका लास्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन, क्या होगी, फॉर द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो तो दो चीज़ें, आपका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आर इक्वल। और ये MCQs पूछा जाता है कि यहाँ ऐसे पूछ लिया जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आर इक्वल। आगे कंडीशन लिखी होंगी, इफ़ आगे क्या हो, वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल हो, आगे नन हो, ऐसे ऐसे ऑप्शन पूछ लिए जाएंगे। तो आपकी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तब इक्वल होते हैं। चलें जी आगे चलते हैं हम अपने सेकंड आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल नंबर 3.4 के ऊपर। तो आर्टिकल नंबर 3.4 जो है वो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो सबसे पहले तो हम इसके नाम को डिस्कस करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसे क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन आती है जो आप 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं,
चैप्टर नंबर 2 या 2 में ही आपने पढ़ी थी ग्राफ की डेफिनेशन। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ बेसिकली एक पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन होती है आपको। ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, आपका पाई चार्ट भी होता है, आपका फ्लो चार्ट भी होता है, तो वो सारी डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी। तो ग्राफ आप कह सकते हैं सिंपल पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन होती है कि पिक्चर को देखकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसा कि आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो साथ साथ ओवर रेट बता रहा होता है, जो रेट ओवर के अकॉर्डिंगली जो आपके रन्स बन रहे होते हैं उसका ग्राफ, ओवर्स और रन्स का ग्राफ बना के दे देता है, और आपको ग्राफ को देख कर ही सारा जज कर लेते हैं कि किस स्पीड, किस सीक्वेंस से, किस रेट से रन बनाए गए हैं, कब रन ज़्यादा, किस मींस आपके जो ओवर, किन ओवर्स में ज़्यादा रन बने हैं और किन ओवर्स में कम रन बने हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो ग्राफ को देख के पता चल जाती है। तो ग्राफ को कहा जा सकता है पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन, कि ये पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन है, पिक्चर की फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। तो इधर आया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के अकॉर्डिंगली जो वेलोसिटी में चेंज आता है, इन दोनों के दरमियान आप जो ग्राफ बना देते हैं उसको आप कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द ग्राफ विच इज़ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज़ नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो आपको सीक्वेंस बता देगा किस हिसाब से आपकी वेलोसिटी में चेंज आया और वो कैसे कैसे आया। जैसे कि ये देखें, ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स दी वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज़ कॉल्ड दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। और याद रखें कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं और आपने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप वाई एक्सिस पे लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं? कि वो जो ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्यों कहते हैं इंडिपेंडेंट? क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसा कि आपका जो वेलोसिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो आपकी डिपेंडेंट हो जाएगी और जो टाइम होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और इनके दरमियान आप ग्राफ बना लेंगे। तो ये बातें भी आपने पढ़ी हुई हैं जो आपको मैंने रिव्यू करवा दी हैं। चलिए आगे चलते हैं अब, क्योंकि ग्राफ बनाने हैं साथ साथ। केस 1 को डिस्कस करते हैं। केस 1 क्या है? केस 1 में आपको बताया जा रहा है इफ़ द बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी। अब ये सारे MCQs हैं, कैसे कैसे आएंगे MCQs मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ग्राफ आपका कैसा आएगा? एक ये MCQs, ग्राफ आपका हमेशा हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन आएगी। ये है आपका जिसको मैंने हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। आपका MCQ रिवर्स वे से भी पूछा जा सकता है, वो ऐसे, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन व्हेन, ऑप्शन आगे आपको दिए होंगे, कब? जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ये देखें, ग्राफ से देखते हैं। ये है हॉरिजेंटल एक्सिस जहां आपने टाइम को लिया है, ये है वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस जहां आपने वेलोसिटी को लिया है। अगर आप इनके दरमियान, अगर वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ग्राफ आपका कैसे आएगा? कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, ऐसे कुछ आएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ये देखें, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा हुआ है A = डेल्टा V ओवर डेल्टा T होता है। इधर आपका टाइम T1 है, इधर आपका T2 है, इधर वेलोसिटी V1 है और इधर आपकी V2 है, ओवर T2 माइनस T1 ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये देखें, बेसिकली अगर आप वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्टार्ट पे और बाद में भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहा, यानी इधर जो वेलोसिटी है V1 और वही लास्ट पे भी रही है V2, यानी VI और VF दोनों इक्वल हैं। अगर मैं इधर पुट करूं वेलोसिटी VF माइनस VI तो आपका ऊपर आंसर क्या आ जाएगा? 0 ओवर डेल्टा T, और 0 ओवर डेल्टा T मीन्स A आपका 0 आ जाएगा, मीन्स आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। क्योंकि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी में तो चेंज आना नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी वो आपका 0 हो जाएगा, और जब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो आपका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो ये सारे MCQs हैं। और दूसरा आगे आपको पूछा जा सकता है कि अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है
तो उसका एरिया क्या आपको उधर से मिलेगा, क्या वो मिलना क्या है आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बॉडी, वो डिस्टेंस आपको देना है। वो कैसे निकलेगा, ये देखें शेप कौन सी बनी, ये आपकी शेप ऑफ दी ट्राइंगल से भी आप निकाल सकते हैं, मीन्स इसका हाफ लेके भी ऐसे भी कर सकते हैं। ये बेसिकली इधर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लाना चाहिए था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इधर करेक्शन कर लें आप, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपने इसका एरिया निकालना हो तो आपने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसकी इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इसकी क्या है, ये टी हो जाएगी, और विड्थ क्या है इसकी, ये हो जाएगी जो उसकी वेलोसिटी है। तो सिंपल आपने लेंथ की जगह आपने टी पुट किया, विड्थ की जगह आपने वी पुट किया, तो वी इंटू टी आपका किसकी इक्वल होता है, एस की इक्वल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एस आ गया आपका। अब केस 2 के ऊपर चलते हैं। केस 2 में क्या कहा गया आपको, व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, फर्स्ट केस था आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इधर क्या है यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कि यूनिफॉर्म तो है लेकिन एक ही स्पीड के साथ उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, एक ही रेट के साथ उसमें चेंज आ रहा है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। जब आपका यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है वो अभी आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ये आपने टाइम लिया, इधर आपने वेलोसिटी ली, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मींस ऐसे आना है आपका, ग्राफ ऐसे आएगा, इसे कहते हैं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और ये आपका एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, ऐसे ऑप्शन दिया होगा, तो वो आपका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऐसे, और आपका एरिया आ जाएगा ये आपका एरिया हो जाएगा। अब आपने अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी निकालना है तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू, इस तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर आपने निकालना हो तो सिंपल उसका फार्मूला है हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो हाफ तो फार्मूले का, तो लेंथ जो है वो आपकी बेस हो जाएगी इसकी, ये टी, और ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। तो आप वैल्यू पुट करें, हाफ बेस की जगह आपने टी पुट किया, हाइट की जगह आपने v पुट किया, तो आपका हाफ आवर्स। अब इधर से आपने किया था तो हाफ आपका हाफ vt, तो बेसिकली इधर आपने आप एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो वो भी आ सकती है, इनिशियल वेलोसिटी 0, लास्ट पे वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी अगर v है, तो अगर दोनों का एवरेज निकाला जाए तो 0 + v/2, तो यहाँ से भी आ जाता है हाफ v। हाफ v को आप एवरेज वेलोसिटी, इसीलिए आपने हाफ v की जगह v एवरेज भी पुट कर सकते हैं। तो ये देखें, हाफ v की जगह आपने v एवरेज पुट कर लिया इंटू t, तो ये इक्वल टू s है। चलें जी लास्ट केस डिस्कस करते हैं यहाँ, वो है केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है, केस नंबर 3 में आपको कहा जा रहा है व्हेन द बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। सेकंड पॉइंट था आपका, फर्स्ट पॉइंट था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेकंड है आपका यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ। अब थर्ड पॉइंट है आपका नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स अब आपकी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो तब क्या होगा, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ कर्व्ड एज शोन इन द फिगर। तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कर्व्ड शेप में आएगा। ये देखें ऐसे, जैसे आपने इधर अगर टाइम लिया है, इधर आपने वेलोसिटी को लिया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका, क्योंकि वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपकी इधर ऐसे, फॉर एग्जांपल इधर से स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी ऐसे कर्व शेप में आएगी। तो आपने किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी हो तो वहाँ टेंजेंट ड्रा कर लें, तो वो आपको उस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस आपको वेलोसिटी वो भी दे सकते हैं, और वहाँ से आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो इसकी मदद से अब आगे नोट क्या आया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द लाइन।
तो ये देखें जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये बेसिकली क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एट दैट पॉइंट, कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया होगा वहाँ आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि v और t के दरमियान जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको a मिलेगा, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आर्टिकल, और इसकी लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको एज ए MCQs में पूछे जा सकते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं और इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। वो क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आखिर आपको मिलता क्या है, क्या चीज़ें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन, कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन वो मिल जाता है स्लोप से। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर दी ग्राफ से, एरिया अंडर दी ग्राफ यानी जो आपको मैंने जैसे ग्राफ बनाए तो ये देखें एरिया अंडर दी ग्राफ, उससे क्या मिलता है, डिस्टेंस कवर्ड, जैसा कि आपने फार्मूला पहले फार्मूलों से निकाले भी हैं। एरिया अंडर दी ग्राफ वो आपको डिस्टेंस दे देगा, जबकि आपका जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो आपको एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एज ए MCQs में आते हैं, और यहाँ ही आपका 3.4 आर्टिकल कवर होता है। इंशाल्लाह आप 3.5 और 3.6 आर्टिकल के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, जो आपका थर्ड लेक्चर होगा, और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 3 हाफ चैप्टर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी हम रेशो से आगे बढ़ते रहेंगे कि जो पढ़ रहे हैं घर बैठ कर वो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मोर देन 50% अपना कोर्स घर बैठ कर कवर कर चुके हों, और उम्मीद है कि आप पढ़ रहे हैं और अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और अगर ऐसे ही आप चलते रहेंगे, कोऑपरेट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे इन लेक्चर्स का। और नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।